नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश बिहारनामा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दें कोरोना के बारे में। कोरोना के 69 केस आज नए सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 26 से 43 हो गई है। अब तक 733 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो चुके हैं। और खबर ये भी है कि बिहार सरकार विशेष योजना बना रही है संक्रमण को आगे फैलने से रोकने के लिए, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रवासी मजदूरों का आना बिहार में जारी है। तो आप सावधान रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करिए। लॉकडाउन हो या ना हो, आप खुद को अपने घर में सुरक्षित रखिए। जब तक जरूरी ना हो घर के बाहर मत निकलिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। गोपालगंज में कल देर रात अपराधियों ने शूट आउट की घटना को अंजाम दिया था। आरजेडी के नेता के घर पर हमला हुआ था और उसमें आरजेडी के नेता के माता पिता मारे गए थे। आरजेडी के नेता भी घायल हुआ था और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। यानी एक शूट आउट की घटना में 3 लोगों की हत्या हो गई थी और उस मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। सतीश पांडे के बेटे जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं गोपालगंज के, मुकेश पांडे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक शूटर को भी गिरफ्तार किया है और चौथे व्यक्ति की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। तो जो खबर आ रही है कि पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है शूट आउट की घटना के संबंध में और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको पता है कि इस हत्या के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई थी। आरजेडी से लेकर आरएलएसपी के नेताओं ने बिहार सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था और कहा था कि लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को चुनाव में हत्या की खुली छूट दे दी है। तो अब नीतीश कुमार की सरकार ने कार्रवाई कर दी है अपने ही विधायक के खिलाफ और उनके बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बड़े बेटे मुकेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार ने कोरोना को मात दे दी है। उस आईएएस अधिकारी ने, जिसके बारे में हमने आपको 4-5 दिन पहले खबर दी थी कि वो संक्रमित हो गए थे, अब वो स्वस्थ हो गए हैं और काम पर लौट गए हैं। इस आईएएस अधिकारी का नाम विवेक रंजन मैत्रेय है और ये एसडीओ के पद पर तैनात थे। लोगों से मिलने जुलने के क्रम में ही ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो नालंदा जिले के हिलसा में एसडीओ पद पर तैनात थे और मजदूर जो आ रहे हैं प्रवासी, उनसे मिलने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे। खुद संक्रमित हो गए थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई जीत ली है, कोरोना को मात दे दी है और फिर से वो ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं। ये अच्छी खबर है। बिहार में लॉकडाउन के बाद अब बस सेवा शुरू करने की योजना सरकार बना रही है और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए आज बिहार सरकार के पथ परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बसों को सुचारू रूप से चलाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकार से मांग किया है कि राज्य सरकार रोटेशन के तहत बसों का परिचालन शुरू कराए और बस यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। इसके लिए बसों का किराया 2 गुना बढ़ाया जाए। तो बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। 2 सीट की जगह पर 1 यात्री बैठेगा और इसलिए बस मालिक 2 गुना किराया मांग रहे हैं। तो मान कर चलिए कि लॉकडाउन के बाद जो बसों का परिचालन शुरू होगा तो आपको 2 गुना किराया बसों का चुकाना पड़ेगा। और वैसे भी जो भी प्रवासी मजदूर या लोग बाहर से आ रहे हैं पटना जंक्शन पर या दानापुर, वहाँ पर भी बसों द्वारा उनसे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। लेकिन सच्चाई ये है कि बसों में ठूस ठूस कर मजदूर भरे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और अगली खबर ये है कि मोतिहारी डीएम को भी जान से मारने की धमकी मिल गई है। हालांकि ये धमकी किसी सिरफिरे ने दी है, फेसबुक के जरिए दी है। तो पुलिस ने उस सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया है और डीएम को ये जब धमकी मिली थी तो डीएम ने शिकायत की थी एसपी से और एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और इस सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि डीएम ने एसपी नवीन चंद्र झा से संपर्क किया, उनको बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ लोग उठपटांग बातें कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम।
उसके बाद धमकी देने वाले युवक को रघुनाथपुर थाने से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन इसे गंभीरता से बहुत लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने से लोग घरों में कैद हैं, बहुत लोग डिरेल्ड हो गए हैं मेंटली और कुंठा के शिकार हो गए हैं और इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अगली खबर है प्रवासी मजदूरों को लेकर। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बिहार में, उनको काम देने की योजना पर बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है और सबसे ज़्यादा बिहार सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, प्रवासी मजदूरों को रास आ रही है। इस योजना के तहत जो प्रवासी मजदूर वाहन चलाना जानते हैं उनको वाहन खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन दे दिया है। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जो बस चलाना जानते हैं, जो ऑटो चलाना जानते हैं, टैक्सी चलाना जानते हैं, उनको सरकार अनुदान के साथ ये टैक्सी और बस उपलब्ध कराएगी और उससे रोजगार का अवसर बिहार में बढ़ेगा। ये योजना है, तो इस योजना में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं बाहर से आने वाले प्रवासी। और अगली घटना है प्रवासियों से ही जुड़ी हुई है। प्रवासी मजदूर खूब बवाल मचा रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं तो कहीं पर पथराव कर रहे हैं, ट्रेन पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और खबर ये है कि बिहार में प्रवासी मजदूरों का जो आने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। भागलपुर जिले से खबर आई है कि वहाँ के नौगछिया के नारायणपुर में 20 मिनट तक ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद प्रवासी कामगार जो थे ट्रेन से उतरकर हंगामा करने लगे और जमकर स्टेशन पर उन्होंने तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद किसी तरह से पुलिस पहुंची और उन पर काबू पाया। दूसरी खबर भी आ रही है छपरा से। छपरा में भी श्रमिकों ने जमकर बवाल काटा है, गदर काटा है, क्योंकि ट्रेन का रूट अचानक बदल दिया गया। इससे श्रमिक नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस और श्रमिकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई और इसमें कई पुलिस वाले और कई श्रमिक घायल भी हो गए हैं। तो हर जगह बवाल मचा रहे हैं प्रवासी मजदूर। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, उन निर्दोष मजदूरों को भी पीट दिया जिनका कोई दोष नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कुछ मजदूर हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे और पुलिस एक्शन लेगी तो उसमें निर्दोष मजदूर भी पीटे जाएंगे और मारे जाएंगे। तो वैसे ही घटना है। मुझे लगता है सिटी पोस्ट प्रवासी मजदूरों से आग्रह करता है कि ये संकट की घड़ी है, ये आपदा की घड़ी है। लाखों लोगों को बाहर से लाना है बिहार और लाने का काम चल रहा है। तो आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आप इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई का सहारा मत लीजिए। अगली खबर यह है कि अम्फान के साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है, बिहार पर भी दिखने लगा है। बिहार में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके अनुसार ये 45 के पार जाएगा और ये सब कुछ अम्फान साइक्लोन का इफेक्ट है। बिहार में गर्मी का कहर लगातार जारी है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बढ़ते तापमान के पीछे अम्फान साइक्लोन एक बड़ा कारण है और कुछ दिनों तक आगे गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो आप मान कर चलिए कि अगले कुछ दिनों तक आपको भीषण गर्मी और भीषण उमस के बीच जीना सीखना होगा। वैसे भी कोरोना की वजह से लोग एसी में ज़्यादा समय नहीं रहने का सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर बगैर एसी के रहना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उमस और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग तबाह हैं, परेशान हैं। और दूसरी खबर ये है कि हम बार बार आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि बिहार में कोरोना के संक्रमण के बीच राजनीति तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है। और इस बीच शिवानंद तिवारी ने सिटी पोस्ट को दिए गए खास इंटरव्यू में बताया था कि इस बार तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दे दिया था कि परीक्षा में बैठने से पहले ही तेजस्वी यादव को नुकसान हो चुका है क्योंकि जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी कोरोना के संकट काल में उसे उन्होंने ठीक से नहीं निभाया है, उनकी पार्टी ने ठीक से नहीं निभाया है। और शिवानंद तिवारी ने ये भी भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कोरोना संकट में और जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये भी कहा था कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। तो राजनीतिक भविष्यवाणी भी जारी है। हालांकि बीजेपी ने शिवानंद तिवारी के इस भविष्यवाणी को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं
उनके नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। अगली खबर यह है कि बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने दावा किया है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है और ये टास्क फोर्स इस काम में लग गया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किस सेक्टर में काम दिया जाए। तो कृषि के क्षेत्र में काम देना है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम देना है, मनरेगा में काम देना है, कहाँ कहाँ काम मजदूरों को दिया जा सकता है, ये रणनीति बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। तो नीरज कुमार का दावा है कि जो भी प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं उनको सरकार काम देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 30 लाख 40 लाख प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार क्या काम देगी और कैसे देगी। जो होगा वो तो सामने आएगा, आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार है, लेकिन ये मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होना है, नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक चुनाव खत्म होना है। अगर लॉकडाउन की वजह से चुनाव टला नहीं, तारीख आगे बढ़ी नहीं, तो मानकर चलिए कि अगले 2 महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और सभी पार्टियां संक्रमण के खतरे के बीच भी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएंगी, क्योंकि सरकार बनाने की जो ललक होती है उसके आगे नेता हर खतरे को मोल लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कोरोना क्या है, कोरोना संकट काल में भी नेता ताल ठोकते नजर आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की पूरी टीम के हौसला अफजाई के लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।